A very quick revision of what we have learned in the last session. पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशंस क्या होते हैं वो देखा था, तो a very quick revision of dimensions before we go ahead with applications of dimension analysis. तो अगर आपको याद होगा डायमेंशंस मतलब क्या, तो फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक था फंडामेंटल, एक था डिराइव्ड। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, फंडामेंटल क्वांटिटी का। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला चाहिए तो आप लिखते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन इज स्पीड अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, लेकिन स्पीड इटसेल्फ इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। अगर हमको फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स का फॉर्मूला विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। और आपको पता है एक्सेलरेशन इज डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो व्हाट डू यू सी फ्रॉम दिस? स्पीड जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ये भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स ये भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी दे आर सम कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के थे, एक था फंडामेंटल, एक था derived. Fundamental quantities do not depend on any other physical quantity for their measurement. Derived quantities depends on fundamental quantities for their measurement. And derived quantity can be expressed as some combination of fundamental quantities. जैसे speed is distance upon time, acceleration is distance upon time square, force is mass into distance upon time square. तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल्स यूज किए थे जस्ट फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि पूरा लिखना इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो पूरा लिखने की जगह पे हम सिंबल यूज करते हैं। डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं एन, मास के लिए यूज करते हैं एम, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए ए, करंट के लिए ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एम ओ एल, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला मतलब सी। तो जब हमको डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना होगा, फॉर एग्जांपल स्पीड को मैं अब डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एल अपॉन टी। एल के ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो ये आ जाएगा L1 T माइनस 1। ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, मतलब L1 अपॉन टी स्क्वायर, तो टी ऊपर आएगा तो टी रेज़ टू। सिमिलरली फोर्स को आप लिखोगे मास, मास इज m1, डिस्टेंस इज l1, टाइम रेज़ टू -2। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के कुछ पावर लिख दी। ये जो पावर्स थे इसको बोलते हो डायमेंशंस। सो डायमेंशंस आर द पावर्स, ये जो पावर्स है इसको क्या बोलते हो, डायमेंशंस। डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच fundamental quantities must be raised in order to derive units of derived physical quantity. अल्टीमेटली करना क्यों था? अल्टीमेटली करना इसलिए था क्योंकि हमको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट चाहिए। जैसे लेंथ है मीटर, टाइम इज इन सेकेंड, तो क्या आ गया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। तो डिराइव क्वांटिटी के यूनिट चाहिए थे, तो डिराइव क्वांटिटी के यूनिट निकालने के लिए हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स में कुछ नंबर लिख दिए। वी हैव रिटन सम नंबर्स 1 minus 1, 1 minus 2, 1 1 minus 2, right? So to obtain units of derived physical quantity, we have written down some powers of fundamental, और इसको क्या बोला था हमने, डायमेंशंस। अब तो पावर्स है डायमेंशंस। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल स्पीड के लिए क्या था, L1 T माइनस 1, तो अगर हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशनल इक्वेशन। गुड, देन राइट, तो व्हाट यू कैन डू हियर इज, ये आ गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी।
सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए L1 t माइनस 2, सिमिलरली फोर्स के लिए M1 L1 t माइनस 2. These are called as dimensional formulas. फिर हमने कल एक टेबल बनाया था जिसमें हमने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूला, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और उसका यूनिट देखा था. मैं एक ही एग्जांपल दूंगा आज, कल हमने डिटेल में देखा है. और एक एग्जांपल जो रह गया था आई थिंक प्रेशर का. तो प्रेशर, अगर प्रेशर का हमको ऐसा यूनिट चाहिए तो पहले प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स के डायमेंशन होते हैं M1 L1 T माइनस 2, एरिया होता है L2. ये L2 ऊपर जाके क्या होगा माइनस 2, तो क्या आएगा M1 L1 माइनस 2 इज माइनस 1 T माइनस 2, राइट. ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, M1 L माइनस 1 T माइनस 2, करेक्ट. तो ऐसा यूनिट के लिए क्या करोगे अब, ये क्या है किलोग्राम, करेक्ट, अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आपको याद होगा फोर्स क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या था फोर्स, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो व्हाट वी विल डू इज, इन दिस केस हम मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, just to divide in meter per second square. Good, right. What is force? Force हमने मेजर किया था न्यूटन में, और अगर याद होगा तो इट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. What is force? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So what we will do in this case is, ये किलोग्राम मीटर और सेकेंड स्क्वायर आया, हमें चाहिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमको यहाँ पे एक मीटर चाहिए था क्या, नहीं, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर को कर लिया साइड में. तो ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस, न्यूटन. तो ये क्या आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मैं वापस बता देता हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज हमको देखना है. पहला यूज ये है, हमको अगर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के ऐसा यूनिट चाहिए होंगे तो हमको यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस फाइंड करने पड़ेंगे, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स के डायमेंशंस क्या थे, M1 L1 T माइनस 2. तो फोर्स था M1 L1 T माइनस 2 अपॉन एरिया क्या है L2. ये ऊपर जाके क्या होगा माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 1. तो M1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर. लेकिन मास मतलब किलोग्राम, लेंथ रेज टू माइनस 1 मतलब नीचे कौन मीटर, T रेज टू माइनस 2 मतलब यहाँ पे कौन सेकेंड स्क्वायर. अब मैंने सिर्फ इतना किया है, मीटर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. वाई, क्योंकि मीटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, ये होता है न्यूटन. क्या होता है ये न्यूटन. और नीचे क्या बचा मीटर स्क्वायर. तो ऐसा यूनिट क्या आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसको हम बोलते हैं पास्कल. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड एज पास्कल. यहाँ तक क्लियर. इतना हमने कल कवर किया था. नाउ गोइंग अहेड, तो अब थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाएगा. नाउ वी वांट टू सी व्हाट आर डिफरेंट यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली फॉर जेईई नीट टाइप ऑफ एग्जाम्स. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डायमेंशंस के यूज कहाँ पे है, अगर ये पता होगा तो पूरे 2 साल का फिजिक्स में फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब याद तो रखना है, बट इफ यू फॉरगेट तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि फॉर्मूला जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं. तो वो कैसे, तो इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. पहला ही एप्लीकेशन, डू यू रिमेंबर, to check the correctness of a physical equation.
तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ, actually to check the dimensional correctness of, to check the dimensional correctness of a physical equation. तो इसका मतलब क्या होता है पहले अच्छे से समझ लेंगे। तो अगर आपको इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स याद है, नहीं भी याद है तो डजंट मैटर। पहली बात तो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन। जब मैं बोल रहा हूँ इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स मतलब मोशन से रिलेटेड इक्वेशन। और फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में हमको पता होता है कुछ तो वैल्यू दिया होगा, कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा। फॉर एग्जांपल a body moving initially with a speed of 2 meter per second, find its speed after 10 seconds if the body is accelerating with 2 meter per second square। तो क्या क्या दिया है आपको, आपको दिया है u की वैल्यू कितनी बोली है 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड हमेशा u से डिनोट करते हो, u मतलब स्पीड है, लेकिन कौन सा स्पीड है, इनिशियल। आपको बोला है 10 सेकेंड के बाद कितना स्पीड होगा बताओ। प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिजिक्स बेसिकली फ्यूचर बताना है, जस्ट लाइक टेलिंग फ्यूचर। बता सकते हो फ्यूचर, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, v इक्वल टू u प्लस 80। u कितना था 2, a कितना है 2, t कितना है 10, 10 into 2 is 20 plus 2 is 22। तो 10 सेकंड के बाद कितना स्पीड है उसका 22 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब कोई आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इन दैट टाइम। तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। u की वैल्यू थी 2, t की वैल्यू थी 10, हाफ, a का वैल्यू था 2, टाइम का वैल्यू था 10, 10 का स्क्वायर कैंसिल एंड कैंसिल। ये 20 है वो 100 है, तो कितना 120 मीटर। तो 10 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 120 मीटर। अब इमेजिन आपको फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा है, मे बी आपको ऐसा याद आ रहा है फॉर एग्जाम्पल s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर बाई a। तो यू डोंट रिमेम्बर फॉर्मूला, याद नहीं आ रहा है हमको। तो फिर याद नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, इसके लिए पहला एप्लीकेशन है विच इज टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। क्योंकि एज आई टोल्ड यू 2 साल में फिजिक्स में कम से कम 200-300 फॉर्मूला तो आएंगे, कम से कम। तो वो 200-300 फॉर्मूला हमको याद कैसे रहेंगे, नहीं याद रहते, कभी कभी थोड़ा थोड़ा याद आता है, बाकी भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। अभी याद नहीं आ रहा है कि s था कि अपॉन s था, राइट। फॉर एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है, होता है। अभी तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला से तो याद होंगे ही। तो यहाँ पे ये पहला रूल है जिसको हम, इसको और एक नाम है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये होमोजेनिटी का सिंपल सा मतलब ये है, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम एवरीवेयर, होमोजीनियस मतलब सेम। अब यहाँ पे सेम एवरीवेयर का क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब ऐसा है कि सपोज मेरे पास एक इक्वेशन था v इक्वल टू u प्लस 80। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि इस फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है, कितने टर्म्स है 3, एक कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 कहाँ है राइट हैंड साइड पे। तो जितने भी टर्म्स होंगे उन सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल v तो फाइनल वेलोसिटी था, ये होता है L1 t माइनस 1। u ये भी फाइनल वेलोसिटी है, तो ये आएगा L1 t माइनस 1। अब ये at है या t अपॉन a है या a अपॉन t है, याद नहीं आ रहा है। हो सकता है ना at है या फिर t अपॉन a है या a अपॉन t है या 1 अपॉन at है, वी डोंट रिमेम्बर, भूल गए। तो फिर एक काम करो, डायमेंशन चेक करो। सपोज मैं t अपॉन a लिखता हूं, सपोज, तो ये आ गया t रेज़ टू 1,
ए मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, वो क्या था, L1 t माइनस 2, ये ऊपर जाके क्या होगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा t⁻3, ये क्या हो जाएगा L-1। अब दो टर्म है जिसका डायमेंशन है L1 t-1, और एक टर्म ऐसा है जिसका डायमेंशन है L-1 t3। ऐसा नहीं हो सकता, ये मैथ्स नहीं है। मैथ्स में यू डोंट टॉक अबाउट डायमेंशंस, लेकिन फिजिक्स में जितने भी टर्म्स होंगे सारे के सारे टर्म्स का डायमेंशंस क्या होना चाहिए, सेम। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो टी वाई ए तो नहीं आएगा, मतलब अब फॉर्मूला में कम से कम इतना तो पता है कि ये नहीं आएगा, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब ए इंटू टी चेक कर लो। ए मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, मतलब क्या है L1 t-2, और t क्या है, टाइम, मतलब t⁻1, तो कितना आया L1 t-1। करेक्ट, करेक्ट एंड करेक्ट, राइट, क्लियर। तो जो पहला एप्लीकेशन है ये आपको बताता है कि अगर जितने भी टर्म्स होंगे इक्वेशन में, 2 3 4 5 10 15 जो भी होंगे, सारे के सारे टर्म्स का अगर डायमेंशन सेम होगा तो इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट, राइट। सो a given physical equation is said to be dimensionally correct if all the terms in the equation have same dimensions. This is called as principle of homogeneity, right? तो याद रखना, a given equation is said to be dimensionally correct. मैं डायमेंशनली ही करेक्ट बोल रहा हूं, मैं फिजिकल इक्वेशन करेक्ट ऐसा बोल ही नहीं रहा हूं। क्यों नहीं? अनदर एग्जांपल, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर चेक करते हैं। s मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, L⁻1। u इंटू टी, u क्या है, स्पीड, स्पीड क्या होता है L1 t-1 इंटू टी, टी क्या होता है 1, तो L1 t0, तो L1 आ गया, करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड का एक टर्म L1 है, राइट हैंड साइड का पहला टर्म L1 है, तो दोनों तो डायमेंशनली करेक्ट है। अब मैं at स्क्वायर चेक करता हूँ। a मतलब एक्सेलरेशन, मतलब L1 t-2, t मतलब टाइम और उसका स्क्वायर, तो t⁻2, तो ये आ गया L1 वापस से, राइट। मतलब ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। अब इमेजिन मैंने यहाँ पे हाफ लिखा नहीं, फिर भी तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। s के डायमेंशंस क्या है L1, ut के डायमेंशंस क्या है L1, at के डायमेंशंस क्या है L1। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, even then this equation is dimensionally correct। तो when you say dimensionally correct मतलब only dimensionally correct, physically correct है क्या, नहीं। तो this equation is dimensionally correct। तो ये जो पहला एप्लीकेशन है, it tells you if a given equation is said to be dimensionally correct if all the terms on both sides मतलब left hand side and right hand side have same dimensions, right? This is called as principle of homogeneity. This is called as principle of homogeneity। इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसके लिए बोला क्योंकि होमोजीनियस का मतलब ही ये होता है कि सेम एवरीवेयर, मतलब जितने भी टर्म्स है सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशंस क्या है, सेम है, दे आर सेम। एग्जांपल, एक दो एग्जांपल लिख देंगे। फॉर एग्जांपल पहला इक्वेशन लेते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। हियर डायमेंशंस ऑफ v आर L1 t-1, क्योंकि v मतलब फाइनल स्पीड है, u भी क्या है, स्पीड है, लेकिन कौन सा स्पीड है, इनिशियल। देन a इंटू टी, a क्या है, एक्सेलरेशन L1 t-2, और t क्या है, टाइम, टाइम मतलब t⁻1, तो ये भी क्या आ गया L1 t-1। Therefore, dimensions of left hand side का जो इक्वेशन है उसके डायमेंशंस
और राइट हैंड साइड पे जितने भी टर्म्स है उसके डायमेंशंस क्या है, सेम। तो डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर सेम, hence the equation is said to be dimensionally correct. Therefore this equation is dimensionally correct. physically correct है कि नहीं अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी तो पता है करेक्ट है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे बाई 2 भी करता तो वो फिजिकली इनकरेक्ट होता, लेकिन डायमेंशनली क्या होता, करेक्ट, राइट। तो अगर मैं इसको v -280 करता तो भी ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फिजिकली ये इनकरेक्ट है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ बात कर रहे हैं डायमेंशनल करेक्टनेस की, तो इसलिए स्पेसिफाई पहले ही कर दिया टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। और व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस? फिजिक्स में कभी भी याद रखो, ये आपको क्या बताता है, और ठीक है डायमेंशन सेम है वो तो समझ में आ ही गया, भी अगला एग्जांपल लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल नंबर 2, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s मतलब डिस्टेंस मतलब l रेज टू 1, ut u मतलब l1 t माइनस 1 इंटू t1 मतलब वापस से l रेज टू 1, at स्क्वायर a मतलब l1 t माइनस 2 और t स्क्वायर है तो t रेज टू 2, करेक्ट। ये भी कैंसिल हो गया तो क्या आया, l रेज टू 1। ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, राइट। ये तो सबको समझ में आ गया कि डायमेंशनली करेक्ट है, पिछला भी डायमेंशनली करेक्ट है, तो दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। बट दैट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपको ये समझ में आया कि फिजिक्स में जब आप इक्वेशंस लिखते हो तब दो सिमिलर क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब डिस्टेंस में डिस्टेंस ही ऐड कर सकते हो, डिस्टेंस में डिस्टेंस ही माइनस कर सकते हो। तो स्पीड इक्वल टू स्पीड प्लस स्पीड और स्पीड इक्वल टू स्पीड माइनस स्पीड, ऐसा कभी देखोगे नहीं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस माइनस टाइम। जितने भी टर्म्स है सारे के सारे सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, और ये हमको चैप्टर नंबर 2 में भी काम में आएगा। तो यू कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट, यू कैन ओनली टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। आप डिस्टेंस में डिस्टेंस ही ऐड करोगे, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करोगे, फोर्स में फोर्स ऐड करोगे, मोमेंटम में मोमेंटम ऐड करोगे, डेंसिटी में डेंसिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। जो भी है एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही हो सकता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। अभी इतना तो डिटेल देंगे नहीं नोट्स में या बुक में, तो आपको बता देंगे हाँ पहला एप्लीकेशन है टू चेक इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ये आपको खुद को समझना है कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि एक इक्वेशन लिख रहे हो तो सारे क्वांटिटीज जो भी है वो सारे के सारे सेम टाइप के होने चाहिए। थर्ड एग्जांपल इज v square equal to u square plus 2as. What is v? What is v? What is v? Velocity l1 t minus 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा l2 t minus 2। What is u? सेम तो u स्क्वायर भी आएगा आपके पास l रेज टू 2 t रेज टू माइनस 2। 2as, 2 तो नंबर है, नंबर के डायमेंशन होते हैं क्या, नहीं। तो a इंटू s, a क्या है l1 t माइनस 2, s क्या है, s क्या है, s इज व्हाट, s क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है ना s। अभी तो लिखा आपने s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, आपने क्या बोला, s क्या है, डिस्टेंस। तो s क्या है, डिस्टेंस, तो l रेज टू 1, तो क्या आया l2 t माइनस 2। v स्क्वायर इज l2 t माइनस 2, u स्क्वायर इज l2 t माइनस 2, as is also l2 t माइनस 2। so this equation is also dimensionally correct। ये हो गया पहला एप्लीकेशन ऑफ किसका एप्लीकेशन, डायमेंशनल एनालिसिस का।
अब आ जाते हैं दूसरे एप्लीकेशन पे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। ये बहुत काम में आएगा, मुझे बहुत काम में आया था पर्सनली। आई वेंट फॉर एग्जाम और उसमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था। तो याद नहीं आ रहा है तो बना लो फॉर्मूला। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान होगा, फिर 10th से 11th में जब आते हो तो लर्निंग टीचिंग मेथड दोनों चेंज होता है। अब सिर्फ मेमोराइज करके बुक में उतारना ये काम नहीं है। और साइंस में आने का मतलब ही ये है, कॉन्सेप्ट समझो, उसको अप्लाई करो, राइट। तो दूसरा एप्लीकेशन है, स्पेसिफिकली जिनको सीईटी जेई नीट में अच्छा करना है, आपके लिए बहुत काम का है ये समझ में आ गया तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस बिना ज्यादा इंफॉर्मेशन के भी सॉल्व हो सकते हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन है टू रिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। नोट्स में और यहाँ पे थोड़ा बहुत फर्क होगा ग्रामर का, तो मैंने एप्लीकेशन नंबर 2 को ऐसा नाम दिया है यहाँ पे, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। एक ही बात है, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन related physical quantities, between related physical quantities। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज है जो रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल S equal to UT, S, U और T, they are related to each other। S equal to UT plus 1/2 AT square। इस इक्वेशन में 4 क्वांटिटी है, कौन कौन से 4? S मतलब डिस्टेंस कवर्ड, U मतलब इनिशियल स्पीड, T मतलब टाइम, A मतलब एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला बना कैसे, कहाँ से आया फॉर्मूला, कहाँ से आया? नो, तो दो मेथड है, एक तो ये जो देखेंगे वो, और दूसरा है ग्राफिकल। तो ग्राफिकल आप बाद में सीखोगे। तो S मतलब डिस्टेंस, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, A मतलब एक्सेलरेशन एंड T मतलब टाइम, दे आर रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। इनका हमको इक्वेशन डिराइव करना है, तो इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम लोग ये सेकंड एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाई आई एम सेइंग रिलेटेड, वेरी ऑब्वियस। मुझे अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए, राइट, डिस्टेंस के फॉर्मूला में मैं स्पीड की बात कर सकता हूँ, मैं टाइम की भी बात कर सकता हूँ। बोल सकते हैं ना, इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन कितना था। तो ये रिलेटेड है। डिस्टेंस यू, एस, यू, टी, ए, ये सारे क्या है, रिलेटेड है, करेक्ट। मैं डिस्टेंस को करंट से रिलेट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते, राइट, नहीं कर सकते ना। हाँ, तो फिर दैट इज व्हाई दे से टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। तो कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए, कॉमन कनेक्शन। एस, यू, ए और टी, कॉमन कनेक्शन क्या है? दे आर रिलेटेड टू मोशन। वी, यू, ए, टी, कॉमन कनेक्शन क्या है? रिलेटेड टू मोशन, राइट। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या कॉमन कनेक्शन है? मोशन, राइट। आप बोलोगे स्पीड और करंट में इक्वेशन डिराइव करो, नहीं होता। स्पीड एक बॉल का है, करंट एक वायर में है, दीज आर टू इंडिपेंडेंट केसेस, तो वहां पे नहीं होगा। तो जहां पे रिलेशन है वहीं पे बनेगा। अब एग्जाम्पल, तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट आई विल टेक द सेम केस क्योंकि आपके बुक में भी वही केस दिया है, एक एक्स्ट्रा भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेंडुलम है, यू नो व्हाट इज अ पेंडुलम। देखो पेंडुलम में भी दो केस होते हैं, एक होता है आइडियल पेंडुलम, एक होता है प्रैक्टिकल पेंडुलम। अब आइडियल पेंडुलम में क्या होना चाहिए? आइडियल पेंडुलम में हमारे पास एक वायर है, ये वायर है इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब इसका लेंथ चेंज नहीं होता। ये वायर है, ये स्ट्रिंग मतलब वायर, ये वायर या स्ट्रिंग है जिसका खुद का मास नहीं है। लेकिन हमको पता है ऐसा कभी होगा नहीं कि कोई वायर हो जिसका मास ही नहीं हो। तो आइडियल पेंडुलम में और प्रैक्टिकल पेंडुलम में डिफरेंस ये है कि प्रैक्टिकल पेंडुलम में भी एक वायर है, यहाँ पे भी एक वायर है, सिर्फ यहाँ पे जो वायर है वो इनएक्सटेंसिबल है।
एक्सटेंशन नहीं होता और ये मासलेस है। और प्रैक्टिकल पेंडुलम में एक वायर है जिसको प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल बोल सकते हो, मतलब एक्सटेंसिबल तो है लेकिन थोड़ा बहुत लेंथ चेंज होगा। प्रैक्टिकल पेंडुलम में ये जो वायर है इसका मास है, लेकिन ये वायर का मास क्या है, बहुत कम है। तो वर्ड्स चेंज होंगे। एक सिंपल आइडियल पेंडुलम, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल? ऐसा होना चाहिए। आइडियल का मतलब फिजिक्स में समझ लो, ऐसा होना चाहिए, होता नहीं है, होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये वायर मासलेस होना चाहिए। हो सकता है कि कोई भी वायर मासलेस नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकल पेंडुलम में क्या बोलोगे? इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट, लाइट मतलब लेस मैसिव, मास कम है इसका। इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यहाँ क्या बोलोगे? इट कंसिस्ट ऑफ अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो डिफरेंस समझ लो अभी से, इधर काम में आए नहीं आए, आगे काम में आएगा। दूसरा डिफरेंस, ये जो आइडियल पेंडुलम है, आइडियल पेंडुलम में जो नीचे यहाँ पे बॉल होता है, इसको बोलते हैं बॉब ना, वो बॉब द बिल्डर, वो वाला बॉब, राइट? ये होता है बॉब। ये बॉब होता है पॉइंट मास, मतलब सारा का सारा मास कहाँ पे है? पॉइंट में। अब तुम बताओ ऐसा होगा क्या? 1000 kg एक पॉइंट में होगा? नहीं होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आइडियल पेंडुलम में ऑल द मास इज इन अ पॉइंट। प्रैक्टिकल पेंडुलम में ऐसा नहीं है, हमारे पास एक बॉल है जिसमें मास है। गुड। बाकी का डिफरेंस 12th में देखेंगे, 12th में काम में आएगा। अब फिलहाल इंट्रोडक्शन के लेवल पे ठीक है। तो हमारे पास एक पेंडुलम है। कौन सा पेंडुलम है? प्रैक्टिकल पेंडुलम है, राइट? अब अगर इस प्रैक्टिकल पेंडुलम को मैंने थोड़ा सा इसको, सपोज व्हाट आई विल डू इज, जस्ट अ मिनट, यस, मैंने इसको यहाँ पे लाया, मतलब यहां से उठा के यहाँ पे लाया और छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। क्या होगा? हमने पेंडुलम को डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस, डिस्प्लेस मतलब प्लेस चेंज करना, और छोड़ दिया। क्या होगा? वो यहां से यहाँ पे आएगा और वापस जाएगा, मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए, कम टू बी, गो बैक टू ए। इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। सो द पेंडुलम विल परफॉर्म ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन मोशन के बहुत सारे नाम हैं। एक तो ऑसिलेशन, मैं जो ये कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस? दिस ऑसिलेशन। एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, दूसरे पॉइंट पे जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ। तो आई कीप ऑन डूइंग दिस ऑसिलेशन एवरी डे। वैसे ही ये बॉब क्या करेगा? ए से आए जाएगा बी पे, वापस आएगा ए पे। इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। इसी को नाम है वाइब्रेशन। इसी को नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब वो सिंपल हार्मोनिक क्यों बोलते हैं, उसके लिए आपको 12 तक का वेट करना पड़ेगा, अभी नहीं बताऊंगा। अब से समझ लो इसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन। यहाँ तक क्लियर? तो क्या था हमारे पास? क्या था हमारे पास? पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम था? प्रैक्टिकल। उसमें क्या था? बॉब था, राइट? फिर बॉब का क्या किया हमने? क्या किया इस बॉब को? इस बॉब को हमने क्या किया? डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। तो क्या हुआ? ऑसिलेशन, राइट? करेक्ट। अब यहाँ पे लाके छोड़ दिया था, राइट? वो गया, वापिस आया, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो ये वन ऑसिलेशन में जितना भी टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। तो सिर्फ टाइम अलग चीज होता है, टाइम पीरियड अलग चीज होता है। फिजिक्स में याद रखना, फिजिक्स में टाइम पीरियड का मतलब अलग है। टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, क्या बोलोगे उसको? टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, राइट? अब इमेजिन आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जिसमें क्वेश्चन आया, पूछा होगा, कुछ तो बताया होगा, द मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम इज 10 ग्राम। इसका मास दे दिया आपको 10 ग्राम। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 2 मीटर, तो लेंथ बता दिया आपको 2 मीटर। फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा बताओ। याद ही नहीं है इक्वेशन, तो फिर क्या करेंगे? छोड़ देंगे, राइट? आई डोंट रिमेम्बर, छोड़ो,
छोड़ दोगे तो रिमेम्बर कंपटीशन इज सो हाई, छोड़ दिया तो पक्का गए, फिर तो क्वालिफाई नहीं होंगे हम लोग। तो फिर वहां पे आता है ये। अब इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझ लो हमने ए पॉइंट से इस पेंडुलम को छोड़ दिया, वो बी पे गया वापस आया, तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है उसका जो टाइम पीरियड था उसको डिनोट करेंगे हम लोग टी से। अब ये टी किस पे डिपेंड कर सकता है, क्या क्या है पेंडुलम के पास, एक तो मास है और क्या है, लेंथ है। तो इसका मतलब पक्का ये तो फिक्स है कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करेगा। और क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन हियर इज, ये जो मैंने एग्जांपल लिया था उसको वापस से लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया, राइट, तो ये पहले कहाँ गया, नीचे छोड़ दिया ना, नीचे गया, और पकड़ के रखा था तो स्पीड कितना है, 0। छोड़ने के बाद स्पीड 0 है क्या, नहीं। तो इसका क्या हुआ, एक्सेलरेशन, करेक्ट। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो रिमेंबर ये जो पेंडुलम है, इसका जो बॉब है उसका एक्सेलरेशन हो रहा है विच इज ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब यहाँ पे 3 फिजिकल पैरामीटर है, तो टाइम पीरियड जी पे भी डिपेंड कर सकता है, करेगा ही हमको नहीं पता, लेकिन 3 पैरामीटर है यहाँ पे, एक मास, एक लेंथ, एक जी, राइट। तो टाइम पीरियड इन तीनों पे डिपेंड कर सकता है। वी डोंट नो करेगा कि नहीं, कर सकता है, पर कैसे करेगा, m⁻1 है क्या, नहीं पता, m⁻2 डोंट नो, m⁻10 वी डोंट नो, तो हम बोलेंगे m⁻x, l⁻y, g⁻z, और डाल देंगे बीच में प्रोपोर्शनलिटी। मतलब टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास रेज टू x, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ रेज टू y, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन g रेज टू z। तीनों को कंबाइन कर दो तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन m रेज टू x, l रेज टू y एंड g रेज टू z। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, क्योंकि जब भी आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k, m रेज टू x, l रेज टू y एंड g रेज टू z, राइट। देन पहला एप्लीकेशन उसने क्या बोला आपको, उसने आपको ये बताया कि एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हो, यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2 ही है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे है, तो दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम। इसका मतलब मुझे पहले अब डायमेंशंस लिखने पड़ेंगे। तो लेफ्ट साइड में कौन था, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम होता है, मतलब क्या होता है, t⁻1। के तो कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट के डायमेंशंस है क्या, नहीं। m, what is m, mass raised to 1 raised to x, what is l, length मतलब l raised to 1 raised to y, what is g, acceleration, what is acceleration, l1 t-2, l1 t-2, तो ये आ जाएगा l1 t-2 raised to z, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक। देन m रेज टू 1 रेज टू x कितना, m रेज टू x, l रेज टू 1 रेज टू y कितना, l रेज टू 1 रेज टू z, और t रेज टू -2z, राइट। अब हमको पता है जब बेस सेम हो तो पावर का होता है एडिशन, तो l और l दोनों का पावर क्या है, y और z, तो y प्लस z, t रेज टू -2z, यहाँ तक क्लियर। देन अगर लेफ्ट हैंड साइड पे m और l नहीं है, मतलब क्या है फिर, m रेज टू 0 एंड l रेज टू 0, नहीं है मतलब क्या है, 0 रेज टू 0। अब पहला ही एप्लीकेशन ने हमको क्या बताया, जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी होगा वही राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी होगा, लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी तो राइट साइड पे वेलोसिटी, लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस तो राइट साइड पे डिस्टेंस, लेफ्ट साइड पे टाइम तो राइट साइड पे भी टाइम। वो कब होगा, जब पावर सेम फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर मैच होंगे, मतलब m रेज टू क्या है, 0, यहाँ पे क्या है x, तो x क्या होना चाहिए, 0,
एल रेस टू क्या है 0 और वहां पे क्या है, तो y प्लस जेड क्या होना चाहिए 0। यहाँ क्या है ये -2z और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 1, तो -2z क्या होना चाहिए 1। तो वहां से z क्या मिल गया आपको -1/2 और y प्लस z क्या था 0, लेकिन z कितना है -1/2, तो y कितना है 1/2 और x तो वैसे भी क्या था 0, तो x 0, y इक्वल टू हाफ एंड z इक्वल टू -हाफ। ये सारे वैल्यूज जाएंगे इक्वेशन नंबर 1, तो ये इक्वेशन नंबर 1। तो टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू k m रेज टू x मतलब m रेज टू 0, l रेज टू y, y की वैल्यू क्या आई हाफ, तो हाफ एंड g रेज टू z, z कितना आया -हाफ, तो m रेज टू 0 मतलब 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, l रेज टू हाफ अपॉन g रेज टू हाफ, ये -हाफ था तो कहां गया नीचे, हाफ का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट ऑफ L by G, therefore time period equal to K into root of L by G, बन गया फॉर्मूला, राइट। तो इवन आफ्टर नॉट नोइंग एनीथिंग, कुछ पता नहीं था हमको सिर्फ पता था तो पेंडुलम है, मास है, लेंथ है और उसको रिलीज कर दिया तो वो नीचे आया, क्यों आया बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सिर्फ नीचे नहीं आया, स्पीड भी चेंज हुआ, स्पीड चेंज होना मतलब क्या एक्सेलरेशन। 3 पैरामीटर पे डिपेंड कर सकता है, मास पे, लेंथ पे एंड एक्सेलरेशन पे, ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी पे कर सकता है, करेगा ही पता नहीं। तो हमने बोला t proportional to m raised to x, t proportional to l raised to y, t proportional to g raised to z, तीनों को कंबाइन कर दिया तो t proportional to m raised to x, l raised to y, g raised to z। प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो कांस्टेंट लिखना पड़ता है, लिख दिया। फिर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन लिखे, राइट हैंड साइड के भी डायमेंशन लिखे, फिर ऐसा इक्वेशन मिला m raised to 0, l raised to 0, t raised to 1 equal to m raised to x, l raised to y plus z and t raised to -2z। m का जो पावर लेफ्ट साइड में है वही क्या होना चाहिए राइट साइड में, मतलब x इक्वल टू 0। ये कहां से आया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है कि जो क्वांटिटी लेफ्ट साइड पे है वही क्या होगी राइट साइड पे, राइट। तो उसको सॉल्व करके मिल गया x 0, y हाफ एंड z -हाफ। तो ये 0, हाफ एंड -हाफ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, एक इक्वेशन मिलेगा t इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ L by G। तो व्हाट डू यू सी फ्रॉम दिस, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो बॉब है ये 10 ग्राम का हो या 10 किलोग्राम का हो या 10 टन का हो, यू नो हाउ मच इज 1 टन, 1000 किलोग्राम, मतलब ये 10,000 किलोग्राम भी हुआ तो भी टाइम पीरियड सेम रहेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या, होता है ऐसा नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता फिर, हम बेसिक चीज भूल गए। जब मैंने ये पेंडुलम बनाया तो दैट इज वाई थोड़ा सा लिंक करते रहना पड़ेगा। जब मैंने ये पेंडुलम बनाया और इस पेंडुलम को मैंने रिलीज किया, ये पेंडुलम मोशन परफॉर्म कर रहा था इन एयर, राइट, सराउंडिंग में एयर है ना, जिंदा हो ना, क्यों बिकॉज ऑफ एयर, राइट। अगर एयर है तो फिर टाइम पीरियड सेम नहीं होगा, क्योंकि एयर से जब पास होता है बॉडी तो एयर उसको अपोज करता है, फ्रिक्शन होता है वहां पे, करेक्ट। तो एयर के फ्रिक्शन की वजह से टाइम पीरियड सेम नहीं होगा, राइट। लेकिन लेकिन अगर एयर मैंने निकाल दिया तो चाहे वो मास 10 ग्राम हो, 10 किलोग्राम हो, 10,000 किलोग्राम हो, सबके लिए टाइम पीरियड होगा सेम, करेक्ट। टाइम पीरियड विल बी सेम, राइट। तो रिमेंबर दिस। और ऑल्सो ये भी एक शायद आपको पता होगा, यू मस्ट हैव हर्ड, मैंने अगर दो ऑब्जेक्ट को एक साथ एक ही हाइट से रिलीज कर दिया, एक पत्ता या फिर एक पेपर और एक हाथी, तो आइडियली दोनों के दोनों एक साथ ग्राउंड पे आएंगे, यस।
यस, आइडियल केस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सबके लिए 9.8 होता है। वो आप हो, मैं हो, हाथी हो, पेपर हो, पेन हो, तो आइडियल केस में सबके सब एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे। नहीं पहुंचते, क्यों? क्योंकि हाथी के लिए एयर रेजिस्टेंस कम है, पेपर के लिए ज्यादा है, तो पेपर लेट पहुंचेगा। इट इज बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अगर आपने वैक्यूम बना दिया, पूरा एयर निकाल दिया, तो फिर यू विल सी both object will reach ground at the same time। चलो एनीवेज वो बाद में। तो अब टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे। थोड़ा सा एक दो सेंटेंस लिखना पड़ेगा ना आपको, एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो फिर लिखना पड़ता है। एग्जाम में अगर मार्क्स चाहिए ना तो लिखना पड़ता है। एप्लीकेशन नंबर 2 किसका एप्लीकेशन है? डायमेंशनल एनालिसिस का। क्या एप्लीकेशन है? टू स्टैब्लिश, मतलब टू मेक फॉर्मूला, इन शॉर्ट टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये है टू मेक फॉर्मूला। डन। तो यू कैन मेक फॉर्मूला फ्रॉम हियर। तो कैसे? डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड, डायमेंशनल एनालिसिस can be used to relate different physical quantities, and we will directly start with example. For example, time period of a pendulum। अभी ये पेंडुलम है, मैंने सिर्फ आपको एक्स्ट्रा बता दिया ये प्रैक्टिकल पेंडुलम है। नहीं भी पता होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस स्टेज पे डजंट मैटर। तो टू फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम may depend on its mass और क्या, लेंथ and acceleration due to gravity, right? तो अब ये टाइम पीरियड अभी जरूरी नहीं है कि m रेस टू x लिखोगे, m रेस टू a, y रेस टू l रेस टू b, g रेस टू c, जो भी वेरिएबल यूज करना है वो कर लो और वो स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करो। लेट्स इट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एनी इक्वेशन दैट यू मे नो, जो भी इक्वेशन पता होगा। से फॉर एग्जांपल s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स है, तो वो भी डिराइव कर सकते हैं, कर लेते हैं। लेट अस से s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर डिराइव करना है विथ u इक्वल टू 0। u 0 मतलब क्या आएगा, s इक्वल टू ut, ये बन जाएगा 0 प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये भी डिराइव कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि s डिपेंड्स ऑन a रेज टू x, where a is acceleration, and s depends on t raised to y, where t is time, right? Then दोनों कंबाइन कर लिया तो s is proportional to a raised to x, t raised to y। तो s इक्वल टू सम कांस्टेंट a raised to x, t raised to y। क्लियर यहाँ तक? फिर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन लिखो, राइट हैंड साइड के भी डायमेंशंस लिखो। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, s कौन है, डिस्टेंस मतलब क्या, l रेज टू 1। a कौन है, मतलब क्या, और t कौन है, टाइम, मतलब t रेज टू 1, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड पे l रेज टू 1, यहाँ पे l रेज टू x, t रेज टू -2x और t रेज टू y। फिर वापस से वही स्टोरी रिपीट होगा, जो नहीं है उसका पावर कौन है, 0। और यहाँ पे भी वैसा ही है। वैसे तो m लिखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि m तो था ही नहीं, तो m को छोड़ दो, लेट अस फॉरगेट अबाउट m। देन l रेज टू x, t रेज टू क्या आएगा, -2x प्लस y। तो कंपेयर करोगे l का पावर
x है, यहाँ पे कौन है 1 है, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1। हाँ यहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 2x, लेकिन x कितना है 1, तो y कितना आ गया 2, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, ये आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू k a रेज टू 1 एंड t स्क्वायर, मतलब x इक्वल टू k a t स्क्वायर, तो k तो वैसे भी कांस्टेंट था, कांस्टेंट मतलब कौन था 1/2 आ गया, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब पहला टर्म भी डिराइव हो सकता है, पहला टर्म कौन सा था ut, राइट, लेकिन उस केस में a शुड बी 0, द बॉडी शुड बी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। व्हाट डू मीन बाय एक्सेलरेशन? अभी क्लास छूटेगा ना, फिर आप गाड़ी चालू करोगे क्या करोगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? चेंजिंग योर स्पीड। सपोज एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो a की वैल्यू कितनी है 0, तो फिर उस केस में आप बोल सकते हो कि s डिपेंड्स ऑन u रेज टू x एंड s डिपेंड्स ऑन t रेज टू y, तो s डिपेंड्स ऑन u रेज टू x t रेज टू y, तो s इक्वल टू k u रेज टू x t रेज टू y, फिर डायमेंशनली s के डायमेंशंस इक्वल टू u के डायमेंशन रेज टू x, t के डायमेंशन रेज टू y। के कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डायमेंशन होते हैं क्या? नहीं। वेरी गुड। देन s के डायमेंशंस क्या है L1, u क्या था L1 t माइनस 2, और t क्या था t था रेज टू y, राइट, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास L रेज टू x t रेज टू माइनस 2x प्लस y, एक शॉर्टकट मान लिया मैंने, ये t रेज टू y है, t माइनस 1, स्पीड t माइनस 1 होता है, ओके गुड, तो t माइनस 1 कोई दिक्कत नहीं, तो ये आ जाएगा t माइनस 1, राइट, गुड। देन क्या करेंगे इसके आगे? कंपेयर x की वैल्यू 1 और माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी 0, क्योंकि t था लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा x, x1 y1, तो x1 और y1, तो ये x और y 1 एंड 1 ऐसे जाता है ना ut, s इक्वल टू ut प्लस 1 हाफ at स्क्वायर 1 एंड 1, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि हम अभी पहले ही चैप्टर में है, तो बाकी का हम बाद में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।